जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हैं फिर भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल को अपने ज्ञानवर्धन के लिए देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी प्यारे व्यूअर्स का। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं G7 जो कि इटली में चल रहा है और यह इटली के पुलिया शहर में चल रहा है जो कि इटली का साउथ पार्ट आता है। और इस शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के खिलाफ है। क्या है ये, आइए इसको समझते हैं विस्तार से। और उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि इसमें भारत जो कि G7 समिट या G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद जॉर्जिया मेलोनी ने उनको बुलाया है और इस अवसर पर वे गए। अलग इस शिखर सम्मेलन से हट करके जॉर्जिया ने उनका स्वागत किया और यह बात पूरी दुनिया की नजर में खटक सी गई है कि आखिरकार जो देश इस ग्रुप का मेंबर नहीं है उसको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। फिलहाल दोस्तों हम समझते हैं अपने मेन टॉपिक पर, क्या है जो G7 में ऐसा फैसला लिया गया जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के खिलाफ आता है। आइए समझते हैं विस्तार से। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि G7 यानी कि 7 देशों का एक ग्रुप जो कि बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री माने जाते हैं, उनका शिखर सम्मेलन साउथ इटली के पुलिया शहर में चल रहा है। और इस G7 के यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसके जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वे हैं कनाडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। तो कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। ये 7 देश इस ग्रुप के मेंबर हैं। इसमें जो डील हुई है, जो मेन डील, ऐसे तो बहुत सारे समझौते हुए हैं लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। यहाँ पर ये जो मेन डील हुई है वो यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक 10 वर्षीय सुरक्षा समझौता हुआ है, जहां पर अमेरिका सैन्य अभ्यास सहित कई तरीके की सुरक्षा प्रदान करेगा यूक्रेन को। मगर इसमें एक शर्त रख दी गई है कि अमेरिका इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि यूक्रेन में वह अपनी सेना उसके पक्ष में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए भेजेगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको 50 अरब डॉलर का लोन भी दिया गया है, यानी इस लोन पर समझौता किया गया है। हालांकि अभी उसके अकाउंट में नहीं गया है मगर यह समझौता हो चुका है और यह उसको दे भी दिया जाएगा। और इसके साथ जो दूसरी खास बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार इल्लीगल है, वह यह है कि 325 अरब डॉलर की रशियन प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया गया है। उसके पीछे का कारण यही है कि जैसा कि अपने पुराने लेक्चर में भी मैंने बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज रूस से नाराज चल रही हैं, अमेरिका भी नाराज चल रहा है। और यह शिखर सम्मेलन में इन लोगों ने एक तरीके से रूस के साथ बदला लिया है। बदला ये लिया है कि रूस लगातार यूक्रेन में 2022 युद्धों को जारी रखा है और कई प्रयासों के बावजूद भी रूस ने इस युद्ध को विराम नहीं दिया। अमेरिका को लगातार वो चेतावनी देते आ रहा था। अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठा करके और उसने ये प्रस्ताव रखा कि रूस की जो प्रॉपर्टी यूरोपियन कंट्रीज में है अलग अलग जगहों पर, उन सभी प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया जाए और उससे जो ब्याज कमाता है रशिया अपनी प्रॉपर्टी पर, वो उठा करके रूस इसको यूक्रेन को दे दिया जाए। और जो जितना भी ब्याज वो कमा रहा है उस संपत्ति से, उस ब्याज को यानी 50 अरब डॉलर का जो यूक्रेन को कर्ज दिया जा रहा है, 50 अरब डॉलर का यूक्रेन को जो कर्ज दिया जा रहा है, वह इस कर्ज की किस्त कैसे चुकाएगा? वह किस्त ये चुकाएगा, रूस जो ब्याज उठाता है अपनी संपत्ति पर यूरोपियन कंट्रीज में, उस पैसों से यूक्रेन ब्याज चुकाएगा, इस 50 अरब डॉलर का किस्त में अपना देगा। यानी कि 325 अरब डॉलर की जो रशियन प्रॉपर्टी है, इस रशियन प्रॉपर्टी को फ्रीज करके और इसी में से लोन दे दिया गया है 50 अरब डॉलर का यूक्रेन को। यूक्रेन ने बहुत ही खुश होकर के
बहुत ही चौड़ी छाती करके ये बात बोला कि ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक डील है कीव लोगों के लिए, लेकिन रूस ने चेतावनी दे दी है कि ये हमारे धन की चोरी है और ये अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए। ये बिल्कुल वही सिनेरियो सामने आ रहा है जब जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कई टुकड़ों में उसका डिवीजन कर दिया गया था और पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वही सिनेरियो था, वही बदला लेने के लिए हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध को प्रारंभ किया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस संपत्ति का प्रतिशोध लेने के लिए रशिया तीसरे विश्व युद्ध को ना शुरू कर दे। फिलहाल खतरा तो है ही, देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो वक्त की गर्त की बात है। तो अब क्या है कि रूस जो है हर साल इस 325 अरब डॉलर की जो उसकी प्रॉपर्टी है, इस पर वो हर साल करीब 3 अरब डॉलर का ब्याज कमाता है। अब जो वो 3 अरब डॉलर का ब्याज कमा रहा है, इसी ब्याज में से 50 अरब डॉलर को यूक्रेन चुकाएगा किस्तों में। यही 3 अरब डॉलर हर बार उसको देगा। अब 3 अरब डॉलर से ये देगा। दूसरी बात ये कि ये जो प्रॉपर्टी है रूस की, वो यूरोप के सेंट्रल बैंक में है और इसके साथ साथ जो उसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वो बेल्जियम में है। यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ साथ बेल्जियम में भी है उसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने क्या किया है कि इस बात पर उसने आपत्ति तो जताई है मगर वो कुछ कर नहीं सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ये बात कहा है कि ये इलीगल है और रूस की प्रॉपर्टी को इस तरीके से जब्त करके किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता है। और रूस ने भी स्पष्ट तौर पर मॉस्को से इस बात का ऐलान कर दिया है कि यह घटना यूरोप के लिए बहुत दर्दनाक साबित होगी। अब आगे देखते हैं कि फिलहाल रूस क्या कदम उठाएगा इसके बदले में, क्योंकि ये जो फैसला है पूरी तरीके से गलत है, जिसमें जो बाइडेन पूरी तरीके से मुखर होकर के इस डील में आगे आए हैं और उन्हीं के कारण यह डील संपन्न हुई है। उनके कहने के बाद जो G7 के अदर कंट्रीज थे उन्होंने भी इसमें सहमति जताई और सहमति जताने के बाद फाइनली इसको क्लोज कर दिया गया। तो दोस्तों अब बात यही है कि इस पर क्या एक्शन लेगा रूस। इंतजार करते हैं, वक्त का देखते हैं कि अब क्या आगे होगा। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी प्यारे दोस्तों से एक बार अंत में यही कहना चाहूंगा, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई तब तक जारी रखें जब तक यूपीएससी क्रैक ना कर लें। फिलहाल दोस्तों सेशन को विराम देते हुए फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए हॉट टॉपिक के साथ। जय हिंद।